रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आज़ादी के सूरमा। इस सीरीज में हम गौतम बुद्ध नगर जिले में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे ऐसे योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जवानी गंवाई। यही नहीं, उन्होंने निर्भीकता से अंग्रेज़ों का सामना किया और मुश्किलें भी झेली। आज की इस कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं शिव प्रताप सिंह रावल जी से, जो धूम गांव से हैं और उनके परिवार के शीर्ष यानी शिव प्रताप जी के दादा, पारिवारिक में दादाजी थे टीकम सिंह रावल, जो क्रांतिकारी थे और मैनपुरी में 1922 में हुई घटना में वो शामिल रहे और उसके आधार पर अंग्रेज़ों ने टीकम सिंह रावत जी को गिरफ्तार किया और उनको 11 साल पहले फांसी की सज़ा हुई और कोर्ट कचहरी में चली अदालत के बाद फिर उनको 1934 में रिहा किया गया। वो 1950-55 तक सक्रिय रहे और उन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की पत्नी सत्यवती रावल जी दादरी क्षेत्र की पहली विधायक थी। और भी रोचक किस्से आप सुनेंगे हमारे साथ शिव प्रताप जी से। मैं शिव प्रताप सिंह रावल जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार रावल जी। नमस्कार, धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए और कुछ शब्द अपने ख़ानदानी बाबा स्वर्गीय ठाकुर टीकम सिंह स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप तक पहुंचाने के लिए। मैं 61 वर्ष का हूं और मेरे जन्म से पहले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ठाकुर टीकम सिंह जी स्वर्ग लोक सुधार चुके थे जी। लेकिन मेरा घर और मेरी दादी, उनकी पत्नी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी एवं विधायिका दादरी क्षेत्र श्रीमती सत्यवती रावल जी का संपर्क मुझसे लगभग 16 घंटे रोजाना रहता था जी। मैं उनसे हारमोनियम बजाना सीखता था, पुराने किस्से सीखता था और उनसे जो है घर परिवार, राजनीति, देश काल की सामाजिक स्थिति और उन गतिविधियों को सुनता रहता था जिन्हें मैं आज बताने के लिए प्रयासरत हूँ जी। गांव धूममानिकपुर में एक परिवार है जिनको कचहरी वाला कहते हैं। ठाकुर रंजीत सिंह के पुत्र स्वर्गीय जागीरदार केसरी सिंह रावल जी ने इस मकान को बनाया था। इसी मकान में केसरी सिंह जी के पुत्र स्वर्गीय राजा राम सिंह जी के घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ जो एक से एक मेधावी थे। एक की रुचि धर्मों में थी, धर्म के अध्ययन में थी, उनको भगत जी भी कहते थे। एक की रुचि सामाजिक कार्यों में थी और सभी लोग योग्यता अनुसार इलाहाबाद, लाहौर में पढ़े हुए थे। उन्हीं में से राजा राम सिंह जी के एक पुत्र थे टीकम सिंह जी। टीकम सिंह का बचपन राजाशाही तरीके से गुजरा, लेकिन उनको ये धुन सवार थी कि देश को किस तरह पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके। और वह खुर्जा हाई स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। वहीं से क्रांतिकारियों के गुट में शामिल हो गए, जिसमें कि चांदोक के शत्रुघ्न सहाय थे और बरेली के भी थे कुछ लोग। और इस तरह से ये एक तरफ जहां गांव और क्षेत्र में स्वाधीनता का प्रचार करते, वहीं जो है ये प्रयास करते कि किसी न किसी तरह हम क्रांतिकारियों की मदद किसी न किसी तरीके से कर सकें जी। इसी क्रम में ये अंग्रेज़ों को तंग भी किया करते थे। जैसे उनकी कोतवाल की मोटरसाइकिल की हवा निकाल देना, उसको पीछे से थूक देना और इस तरीके की गतिविधियां में ये संलग्न थे। कपटिया कुंज नाम की एक जगह थी वृंदावन के अंदर जी। जहां कुछ बड़े क्रांतिकारी जो राष्ट्रीय लेवल के क्रांतिकारी थे उनकी मीटिंगें होती थी। इन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया और वहां से इनको ये एहसास हुआ कि स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के लिए धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एक टोली बन गई कि किस तरह से धन की व्यवस्था की जा सके।
तो इनके पिताजी से कहा गया कि भाई आप भी कुछ योगदान दें, आप तो अमीर हैं, बड़े जमींदार हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन बहुत चोरी से देंगे और बहुत छोटा सा दे पाएंगे, उससे तो पूर्ति नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम किया कि भाई आप हमें बताओ धन कहाँ से मिल सकता है, लाने की जिम्मेवारी हमारी। तो एक कार्यक्रम इनको दिया गया कि ये मैनपुरी होकर ट्रेन गुजरेगी, इसमें कुछ खजाना जा रहा है, और इन सारे क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को लूट लिया। अच्छा। और लूटने के बाद किसी तरह वो जो सामान था लूटा हुआ, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसमें क्या था, लेकिन ऐसा सुना है कि उसमें चांदी सोने के सिक्के थे, और वह राशि कपटिया कुंज में पहुंचा दी गई। और उस राशि को पहुंचाने के बीच में ही आपस में यह विरोध हो उठा, दो गुटों में वो लोग बट गए। आधे कहने लगे कि इसमें से कुछ पैसा यहाँ रिश्तेदारी पड़ती है, वहाँ छोड़ दो, और कुछ कहने लगे कि हम नहीं छोड़ेंगे। उनमें सबसे अड़ियल स्वर्गीय बाबा टीकम सिंह थे। उन्होंने नहीं माना और वह सारा जो भी सामान था वहाँ जाके सौंप दिया। उसके बाद में इसी ग्रुप में से एक व्यक्ति ने गांव में आके बता दिया कि भाई ये जो है इस तरीके की हरकत करके आए हैं, और स्वर्गीय टीकम सिंह जी को 1922 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया, बुलंदशहर। वहाँ से इनको बरेली की जेल में पेश किया गया, जहाँ इनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। सरकारी तंत्र को लूटने, डकैती डालने और सरकारी मशीनरी पर कब्जा करने के जुर्म में इन पर मुकदमा चलाया गया, और इस तरह से ये बरेली जेल में बंद कर दिए गए, जहाँ से इनको नैनी जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी। नैनी जेल में बंद होने के बाद दादी जी कई बार रुंधे हुए गले से किस्सा सुनाती थी कि जब वह मिलने जाती थी अपने पिता के साथ, तो इन्होंने यह शर्त लगा दी थी कि आओगी तो रोओगी नहीं और रोओगी तो आओगी नहीं। तो अजीब सी स्थिति आ गई थी। तो जेलर ने इनका पक्ष लेते हुए यह इनको सहयोग दिया कि हम इनको खाना खाने के लिए जब कैदी आते हैं तो बाहर से दिखा दिया करेंगे। अच्छा। उसके बाद में मुकदमा चला। मुकदमे में हमारे काबिल वकीलों ने इनकी जो आजीवन कारावास की धारा थी उसको, फांसी की जो सज़ा थी उसको आजीवन कारावास में बदलवा लिया, और इस तरह ये 1935 में जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद जातिवाद के यह कट्टर विरोधी थे, इतने विरोधी थे कि गांव वालों ने भी इनका विरोध करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने गांव के मंदिर पर पूरे गांव को कहा कि आप सब लोगों का ये मंदिर है, किसी जाति विशेष का नहीं है, और उसमें कुछ ऐसी जाति के लोगों को भी उन्होंने मंदिर प्रवेश कराया, मंदिर के चबूतरे पर चढ़ाया, मंदिर के प्रांगण में जाने की सबल अनुमति दी कि सब लोग जो है इनको क्षेत्र में अपना मसीहा मानने लगे। जी। यही कारण हुआ कि इनको 1954 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, और यह सोचकर लड़ाया गया कि चुनाव लड़ने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन बकौल उनके कुछ मित्र, जिसमें कि बेनी प्रसाद जी माधव, जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी सहयोगी थे, वह बाबा के साथी थे। उन्होंने बताया कि वह कंजूस इतने थे कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए कहीं गए ही नहीं, और इस प्रकार पहले चुनाव में विधानसभा में वो टीकम सिंह जी हार गए। उसके बाद में दूसरे चुनाव में डॉक्टर केसकर ने दिल्ली से जाकर श्रीमती सत्यवती रावल, जो उनकी पत्नी थी, उनको विधायक का टिकट दिया, और पूरे क्षेत्र ने मात्र 14 साइकिलों के बल पर उनका चुनाव जिता दिया। दादी जी ने 14 साइकिल खरीदी थी। अच्छा। और वह उन्हीं कार्यकर्ताओं को दे दी थी जो उनके प्रचार प्रसार में लगे थे। इसमें कोई जाति या किसी धर्म का कोई समावेश नहीं था। एक अच्छी महिला
आर्य समाजी विचारों की महिला और एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति की पत्नी होने के नाते जी उनको यह सम्मान दिया गया था। स्वर्गीय श्रीमती सत्यवती रावल द्योरऊ जिला बुलंदशहर के ठाकुर मंगल सिंह की पत्नी थी, बेटी थी सॉरी। और जब उनको पता लगा मंगल सिंह को कि हमारा दामाद शादी के तुरंत बाद वो स्वतंत्रता सेनानी बनने जा रहा है, बजाय इसके कि कुछ खाए कमाए जमींदारी करे, तो उन्होंने इसका स्वागत किया और उनको कहा कि हम हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं, इस नेक काम में तुम इनको करने दीजिए और हमें भी साथ लगने दीजिए। और वह भी उनके साथ जो है लिखा पढ़ी में आने जाने में उनका साथ देते थे। रोटियां भी बनाकर वह पहुंचाते थे कई जगह। तो ये थोड़ा सा विवरण रहा टीकम सिंह का। उसके बाद उनकी पत्नी का। और टीकम सिंह एक को पहलवानी का भी शौक था। अच्छा। और उनके खानदान में यह परंपरा थी कि गरीबों की मदद की जाए। तो उन्होंने अपनी सारी जमीन 10 एकड़ जमीन छोड़कर बाकी सारी जमीन बिनोवा भावे में दान दे दी थी। अच्छा। हाँ। और उनके घर पर मेरे होश तक 1967-68 तक उनके जो सोफ़ा था, उनका जो एक बैत की रस्सी से बना हुआ सोफ़ा था, उस पर प्रत्येक जाति का व्यक्ति आकर बैठता था। जिसको ऐतराज हो कि उस व्यक्ति को वहाँ क्यों बिठाया गया, वो उनके घर ना आए। और लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग थी। उनके सम्मान में हमने उनके घर पर बिना अपॉइंटमेंट के जीटी रोड से गुजरते हुए कई बार माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देखा, माननीय चंद्रशेखर जी को देखा, चौधरी अजीत सिंह को देखा और अनेक बार बाबू बनारसी दास गुप्त जी को देखा। यह उनके सम्मान की बात थी। और नोएडा लोक मंच ने 1998 में उन्हें क्षेत्र की उत्कृष्ट महिला और वरिष्ठ विधायक का सम्मान देने के लिए बुलाया था। यह भी मुझे याद है, मैं ही उन्हें लेकर आया था। स्वर्गीय सत्यवती रावल का यह प्रतिवेदन था कि आज़ादी के बाद भी हमारी ज़मीनों का दुरुस्ती नहीं हुआ है। 4 बार चकबंदी होने के बाद भी वह जो है बिखरी हुई पड़ी है। गांव में गरीबों को जो ज़मीन दी हुई है वह उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी पर और अन्य लोगों ने ले ली है। इन सब का उन्हें जाते वक्त तक भी कष्ट था। और एक उनकी याद में वह अपना स्कूल छोड़ गई हैं, जिसको आज भी जो है शासन और प्रशासन से मदद का इंतजार है। अच्छा, ये बताइए, जब वो विधायक थी तो वो नोएडा के कुछ इलाकों में और ग्रेटर नोएडा, दादरी जो आज बने हुए हैं, उनमें काफ़ी उनका उस दौर में दौरा रहता था जबकि आने जाने के रास्ते नहीं थे। कैसे काम करती थी? वो इस तरह से काम करती थी, चुनाव जीतने के बाद उनको किसी रिश्तेदार ने एक कार दे दी थी जिसमें कि तीली जैसे पहिए होते थे। मेरा ख्याल है वो ऑस्टिन थी या मॉरिस थी। और उस कार से वो सूरजपुर तक आती थी। कोई लाला जी थे उनके यहाँ गाड़ी खड़ी करके, नाव पार करके। और नोएडा में मेरा जहाँ तक ध्यान है कि मास्टर गोपी चंद जी के पिताजी थे बरौला गांव में, उनके पास आकर रुकती थी। चौड़ा रघुनाथपुर में आकर रुकती थी और कोंडली में भी रुकती थी किसी के यहाँ, कोई गौड़ परिवार था। और यहाँ वो 2-2 सप्ताह रुक के सबके काम करती थी। प्राइमरी स्कूलों में जाती थी, आर्य समाज की शिक्षा देती थी, लोगों को सूत काटना सिखाती थी। जो भी गांधीयन कंसेप्ट थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती थी। और बाकी जगह तो वो यूपी रोडवेज से जाती थी या लोग उन्हें तांगे से ले जाते थे। गांव में तांगे वाला था तो वो जो है उसको लेकर जाती थी और अपना उनके साथ उनके भाई आजीवन उनके साथ रहे, यशपाल सिंह राघव, वो अपने गांव से यहीं आ गए थे, वह उनके साथ जाते थे। तो ये जो आपने किस्सा बताया, आज भी जो घर है वो अंग्रेजों के ज़माने की कचहरी है वहाँ पे? नहीं, ये 1935 के आसपास जो कचहरी है उससे कुछ परिवार निकल गए थे। टीकम सिंह के पिता 4 भाई थे और उनमें से टीकम सिंह ने अपना घर जीटी रोड पर शिव मंदिर के सामने बना लिया था, जो उनकी मृत्यु के बाद सत्यवती रावल कन्या विद्यालय का वहाँ बोर्ड लगा हुआ है और उनकी मूर्ति लगी हुई है। और इन लोगों ने अपना जो गांव में कचहरी है जी। उसमें से अपना हिस्सा छोड़ दिया था। जी।
तो आपके गांव की कुछ और ऐतिहासिक बातें हैं और ऐतिहासिक जगह हैं जहां पे पहले, क्योंकि जब क्रांतिकारियों से जुड़ा गांव तो जरूर दिलचस्प कुछ ऐसा किस्सा भी होगा जो आपको भी अपने बड़े बुजुर्गों से पता लगा होगा। मेरे गांव में कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं जिनके आधार पर हम उनको मान सकते हैं, कुछ चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कासना का जो किला था, जिसको महारावल जैसलमेर की फैमिली के किसी मेंबर्स ने आकर तोड़ा था। हाँ। राव कासल उनको कहते थे, या मुझे सही ध्यान नहीं है। हाँ। उस किले के जो पिलर्स हैं वह आज जो हमारा कचहरी नाम का घर है गांव में, उसमें लगे हुए हैं। अच्छा। और हमारी जो कुल देवी थी, या कुल देवी नहीं कह सकते, हमारी जो एक महान हमारे पुरखों में से एक थी, धूम देवी। अच्छा। जो अपनी पति की मृत्यु पर गांव में सती हुई थी, उनका एक स्थान है। अच्छा। हमारे गांव के ही एक सेवानिवृत्त बहुत हमारे वरिष्ठतम भाई लगते हैं गांव के, और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और शिक्षा विभाग से निदेशक सेवानिवृत्त हैं। वह उस स्थान की देखभाल करते हैं, श्री धर्मवीर सिंह रावल। और उनके पिता दीनदयाल सिंह जी थे, जो बहुत बड़े समाज सेवी थे। और इसी तरह गांव में और भी लोग हुए हैं। बरखा सिंह रावल आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। अच्छा। वो काफ़ी समय अपना आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने काम किया, उनके पास मेडल्स भी थे। लेकिन यह है कि समय के साथ आर्थिक मजबूरियां सब लोगों के साथ आ गई, तो वो इन सब चीज़ों से अपना ना लाभ लिया उन्होंने, ना वो इस तरह के लोग थे जो कोई लाभ लेते थे। अच्छा, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और आज वो पूरे देश में चर्चा का विषय है, वो है आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के शहीदों से जुड़े गांवों की पहचान के लिए वहाँ पर कोई ऐसा सिंबॉलिक इतिहास लिखा जाए ताकि उस गांव के रहने वाले बच्चों को और जो उस गांव में लोग आते हैं उनको भी जानकारी हो कि इस गांव का ऐतिहासिक महत्व क्या है। आप इस राय से कितने सहमत हैं और उस पर क्या काम होना चाहिए? मैं आपकी राय से 100% नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रतिशत में सहमत हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि जनरेशन चेंज हो रही है और वह स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भूलते जा रहे हैं। जी। मैं जिला गौतम बुद्ध नगर की वेबसाइट पर 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम थे। जी। मैं कलेक्टर से 3 बार मिला, उनको लिखित अर्जी दी कि बाकी का भी नाम उसमें ऐड किया जाए। तो बजाय उन्होंने नाम ऐड करने के, जिले की वेबसाइट से सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ही हटा दिए। अच्छा। कितना प्रतिवेदन मुझे हुआ। मैं एक दिन रात को 2 बजे तक सोया नहीं। किसी ने मुझे पूछा कि भाई आज सो नहीं रहे हो, तो मैंने बताया कि बताइए, ये हमारे परिवार के स्वतंत्रता सेनानी और महान लोगों के साथ आज हो रहा है। इसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा और कहा कि भाई इन लोगों का नाम आना चाहिए, और जो नए जिले बने हैं उनमें पुराने जिलों के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक से लेकर नाम जो है नए जिले के ब्लॉक में लगाए जाने चाहिए। जी। हाँ, ज्ञात हो कि प्रत्येक ब्लॉक पर स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट है। हाँ। लेकिन जो नए जिले बने हैं उनमें वह भी अभी नहीं लग पाई है। और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है कहने में, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर ने यह लिखकर मुख्यमंत्री को भेज दिया कि यह साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है कि टीकम सिंह नाम का कोई स्वतंत्रता सेनानी था। अच्छा। यह पत्र मेरे पास सुरक्षित है और यदा कदा मैं इसे फेसबुक पर भी डालता रहता हूँ। अगर किसी को यकीन न हो, शिव प्रताप सिंह रावल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर पढ़ लें कि प्रशासन ने लिखा है कि इस नाम का कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्गति, इससे ज़्यादा अनादर इस देश को आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति का नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। जनप्रतिनिधि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर गुजरते हुए माला डालते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति के नीचे 300 गज का तालाब गंदगी पानी भरा हुआ खड़ा है। 50 से ज़्यादा बार शासन प्रशासन को लिखा जा चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये मेरा प्रतिवेदन है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, और साथ ही उस गांव में जो ऐतिहासिक महत्ता उसकी होनी चाहिए वो नहीं है, इस बात को गंभीरता से आपने बताया। और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन आपकी इस बात को गंभीरता से लेगा, और हम रेडियो नोएडा लोकमंच के माध्यम से भी
प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि जिले के समस्त शहीदों के नामों से जुड़े गांवों के इस तरह से संरक्षित किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले शहीदों के बारे में, उनके गांवों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जान सके और वो आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसी धरोहर होगी, ऐसा वो एक हमारी वो होगी राष्ट्रीय धरोहर जो आने वाली पीढ़ी को बताएगी कि हमारा इतिहास और हमारी स्वतंत्रता कैसे मिली थी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच को समय दिया। सुप्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने नोएडा लोकमंच एफएम रेडियो के माध्यम से हमारी बात को ध्यान से सुना, हमारे प्रतिवेदन को ध्यान से सुना और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन इसको संज्ञान लेगा और नौजवान देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, देश के हित में तन मन धन से कार्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर आज़ादी के सूरमा की यह विशेष कड़ी, और यह सीरीज हर सप्ताह प्रसारित होगी। अब अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नई ऐसे महापुरुष के साथ जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और गौतम बुद्ध नगर जिले की धरती पर वो जन्मे। आप इस रेडियो को सुनते रहिए, इस प्रोग्राम को सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाते रहिए, हम आपकी आवाज़ बनकर आपके बीच तक पहुंचते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।